हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 6 आज स्टार्ट कर चुका हूं और चैप्टर 6 का जो भाई साहब एक प्रकार से नाम यदि मैं कहूं तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है और ये यूनिट 4 है, यानी इकाई 4 है। इकाई 4 में दो चैप्टर आपको मिलेंगे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। तो आज के इस लेक्चर में प्यारे बच्चों हम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में चुम्बकीय फ्लक्स की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? चुम्बकीय फ्लक्स। चुम्बकीय फ्लक्स है क्या प्यारे बच्चों, इस पर हम कवर करेंगे आज। साथ में इसका मात्रक और किस कंडीशन पर चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम होता है, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों हम बात करेंगे इसके विमेय सूत्र की। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मजा आएगा। लेक्चर को लास्ट तक देखें तभी कुछ यहां पर खास आपको समझ में आएगा कि क्या खास है भाई, और कुछ तो खास चीज है, रटना नहीं है, थोड़ा सा समझना है। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। चलो यहां पर थोड़ा सा मैं एक चीज पहले समझाना चाहता हूं कि ये चुंबकीय फ्लक्स है क्या। चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उस पर एक तल है और उस तल के अभिलंब जितने कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी उनको ही हम बोलते हैं, उनकी संख्या को बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। मैंने कहा जैसे मैं मान के चलता हूं प्यारे बच्चों, एक यहां पे जो आपको मान लीजिए पूरा एरिया दिख रहा है ना, अभी आप देख पा रहे हो वीडियो, ये पूरा पेज है, ठीक है, और ये एक तल है। क्या है? तल। अब इस तल के अभिलंबत कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। ये लो भाई साहब, ये लो अभिलंबत ऊपर की ओर। अब देखो डायग्राम में सही दिख नहीं रहा है, वैसे तो इसको मैं ऐसा करूंगा तब लंबवत समझ में आएगा, लेकिन कुछ कैमरे के कारण थोड़ा सा अलग दिख रहा है, तो ये लंबवत ही है, समझ रहे हो। यही चीज तो होता है कि 3D को हम 2D में समझा नहीं पाते हैं। 3D को 2D में समझा नहीं पाते हैं। 2D का मतलब आपका लंबाई चौड़ाई दिख रहा है, अब 3D में ऊंचाई भी, तो भाई 3D में ऊंचाई को हम कैसे व्यक्त कर दें, ये दिक्कत होती है बच्चा लोग। तो ये अभिलंबत जितनी, ये आपका एक रेखा हो गया। अब पतली पतली रेखाएं होंगी जिसे हम देख भी नहीं पाते हैं, इतने मोटे मोटे नहीं है, ये तो हम कल्पना मात्र कर पा रहे हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको कुछ समझ में आ रहा है कि ये तल था जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, पूरा कंप्लीट तल था, इसके अभिलंबवत जितने चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही है। अच्छा एक चीज और है सर, यहाँ पे एक चीज बताओ कि जो भी तल है इसका भी कोई ना कोई एरिया वेक्टर होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा। मतलब हर एक क्षेत्र का एक सदिश होता है जिसे क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। तो मैं मान के चलता हूं इस पूरे तल का भी अभिलंबत एक ऐसा एरिया वेक्टर होगा, ठीक है। ये अलग कलर हो गए, ये जो सफेद दिख रहा है ना, ये सारे के सारे भाई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, इन्हीं इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, चुंबकीय क्षेत्र सदिश, समझ रहे हो। अब बच्चे लोग जो आपका ये काला कलर का एक बेचारा हुड्डा आ गया ना बीच में, ये देखो ये वाला, ये जो दिख रहा है ये आपका एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर मतलब जो आपको तल दिख रहा है इसका अभिलंब है एक प्रकार से, इसके लंबवत, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर आ गया, क्षेत्रफल सदिश आ गया। इन दोनों के बीच कोण कितना होगा बताओ जरा। तो ये भी लंबवत है तल के, ये भी लंबवत है यार, तो फिर दिक्कत हो गई सर। इन दोनों के बीच जब दोनों लंबवत हैं, तल के दोनों लंबवत हैं, भाई एरिया वेक्टर जो है वो तो लंबवत ही होगा, कोई दिक्कत है नहीं, इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखा भी लंबवत है, तो फिर क्या हो गया, तल के दोनों लंबवत हैं तो इनके बीच कोण जो बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है। कोण जो बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है। अब ये एन है, मान नहीं चलते हम एरिया वेक्टर है, और चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से हो जाए, इस प्रकार से, तब बताओ ये जो मेरा एरिया वेक्टर है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर हो गई, तो फिर इसके बीच कोण बन गया 90 डिग्री, समझ रहे हो। तल से भाई ये तल के समांतर हो गया, तल से 0 डिग्री पर है, तल की कोई बात ही नहीं है, तल से 0 डिग्री पर हो गया, समझ रहे हो। लेकिन ये जो है इसके अभिलंब से, एरिया वेक्टर से, क्षेत्रफल सदिश से ये 90 डिग्री पर है। यही चीज तो समझना है भाई साहब कि कब 0 कोण बनेगा, कब 90 डिग्री बनेगा, समझ रहे हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फिर से इसको समझाऊंगा, तब तक ये किनारे चलो भाई साहब। अब इसको मैं एक डायग्राम में 2D पे ही 3D बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो यदि मैं बच्चा लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, मैं एक ऐसा कुछ डायग्राम बना दूं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मतलब बार बार क्यों बोल रहे हो सर, वही वही बात, कुछ लोग कमेंट करते रहते हैं सर वही वही शब्द बोलते हो आप। ये लो मैं कुछ इस प्रकार से इसको एक तल बना दिया, एक तल बनाया, समझने के लिए है ना, रटने के लिए नहीं है। अब इस तल में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार से आएंगी और यहां से निकल के जा रही है, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा, सही बात है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा यहां से आ गई और मेरे बच्चों ऐसे चली गई, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। मतलब ये जो तल था उसके लंबवत निकल रही हैं।
और इसका जो एरिया वेक्टर है, इसका जो एरिया वेक्टर है वो भी प्यारे बच्चों लंबवत होगा। ये जो है एरिया वेक्टर है इसका एन कैप। तो इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है वो थीटा बराबर 0 डिग्री। कैसे कि ये जो बी है और जो एन है ना, एरिया वेक्टर है, क्षेत्रफल सदिश है, एन भी मान सकते हैं, कैपिटल ए भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान मत होना, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों एरिया, इनके बीच जो कोण है 0 डिग्री है, ये चीज क्लियर है। लेकिन अभी समझो, एक इस प्रकार से तल बनाता हूं, मान लो ये एक समतल है, कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, ये समतल है और चुंबकीय क्षेत्र इसके इस तरीके से, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसके अंदर से भी जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों लोग। और इसका एरिया वेक्टर तो भाई ये तल है, इस तल के लंबवत ही एरिया वेक्टर होगा, तो ये एरिया वेक्टर हो गया। तो एन ऐसा हो गया। तो यहां पे जो थीटा बराबर है वो आप कह दोगे कितना डिग्री, 90 डिग्री। इन दोनों के बीच ये अभिलंब था, तल का अभिलंब था, और ये चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र, इस दोनों के बीच कोण कितना है, 90 डिग्री है। लेकिन कुछ ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे मैं मान के चलूं कि एक डायग्राम कुछ इस प्रकार से है, एक तल है, ठीक है, ये एक तल है प्यारे बच्चों, और इस तल में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार से हैं, चुंबकीय क्षेत्र है, ये तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ऐसा होगा, है ना, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार से हो गया, मान लो। तो प्यारे बच्चों कुछ ना कुछ ये कोण बना रहा है, थीटा कोण, मतलब इसमें निश्चित नहीं है कि 45 है कि 40 है कि 90 है, भाई यहाँ भी मुझे नहीं पता, तो मान लो, ये तो समझाने के लिए बता रहा हूँ, 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, हो सकता है यहाँ पे 45 पे जा रहा हो, तब चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, इन सब चीज़ों को ध्यान में तो रखना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया। तो यही कंडीशन में आगे लगाऊंगा कि कब अधिकतम होगा, कम न्यूनतम होगा। अब मैं मान के चला भाई साहब, ये एरिया वेक्टर हो गया और इसका मान के चलता हूं ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो फिर इसका जो भाई साहब लंबवत, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, जो लंबवत होगा, जो इसके लंबवत होगा, जैसे एरिया है इसके जो लंबवत होगा एक प्रकार से, उसी को हम लेकर चल सकते हैं ना। हम जब भी चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करेंगे तो जैसे मान लीजिए ये टेढ़ा जा रहा है ना, थोड़ा सा ये देखो टेढ़ा जा रहा है, अब इसके दो घटक होंगे, एक आपका ऊर्ध्वाधर घटक, और ऊर्ध्वाधर घटक हमेशा प्यारे बच्चों बी का बी साइन थीटा होगा, है ना, और मान लीजिए एक क्षैतिज घटक, क्या क्षैतिज घटक, और क्षैतिज घटक प्यारे बच्चों हमेशा बी कॉस थीटा होगा। इसको थोड़ा सा आपको समझना भी कठिन रहेगा, है ना, मुझे समझाना भी कठिन रहेगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने के लिए कि 0 डिग्री कब बन रहा है, 90 डिग्री कब बन रहा है। मान लो ये 90 डिग्री भी नहीं है, 0 भी नहीं है, तो मुझे पता भी नहीं है, तो फिर ये प्यारे बच्चों ये बी जो है थीटा कोण बनाते हुए, है ना, थीटा कोण बना रहा है। मैंने पहले भी बताया कि भाई ये आपका क्षेत्र सदिश हो गया, है ना, एरिया वेक्टर हो गया, ठीक है। इसके बाद हो सकता है चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा टेढ़ा हो, ऐसा आपका ऐसा भी हो सकता है ना, हो सकता है इसके समांतर हो जाए, हो सकता है ऐसा 0 डिग्री बना ले, ठीक है, समझ रहे हो, चीजें समझने की कोशिश करना, हो सकता है ऐसा 0 डिग्री बना ले, ये चीज आपको समझना पड़ेगा बच्चा लोग, ठीक है। तो मैं यदि मैं कह दूं कुछ इस प्रकार से जा रहा था, कुछ इस प्रकार से जा रहा था, समझ रहे हो, कुछ इस प्रकार से जा रहा था, ठीक है, तो मुझे कौन से वाले भाग को लेना है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे प्यारे बच्चों इस लंबवत वाले भाग को लेना है। कौन से वाले भाग को, इस लंबवत वाले भाग को लेना है, ठीक है। थोड़ा समझो, इमेज बनाओ, तब आपको समझ में आएगा। मतलब इसके दो घटक हो जाएंगे, दो घटक हो जाएंगे, कोण के सामने वाला भाग जो हो जाएगा प्यारे बच्चों वो बी साइन थीटा हो जाएगा और एक बी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करो। यदि मान लो डायग्राम कुछ इस प्रकार से है कि मान लो ये क्षेत्रफल है, हो गया कोई भी, थोड़ा सा अच्छे से बनाऊं तो कुछ ये लो ऐसा बना दूं और इसको कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे जो इसका एन है इधर है ना, और चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, ये थीटा है, ठीक। तब यहाँ पर मैं इसको कुछ लंब डालूंगा, तो इसका जो कोण का सामने वाला भाग है ये बी आपका हो जाएगा बी साइन थीटा, जो कि आपका ऊर्ध्वाधर घटक है, और ये जो हो जाएगा इसके अनुदिश होगा
v cos थीटा, जो कि प्यारे बच्चों इसका क्षैतिज घटक है और इस तल के लंबवत है। तो मतलब इसका परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र लेंगे वो b sin थीटा को छोड़ देंगे, हम लेंगे b cos थीटा। याद है इतना? समझ में आया? ये b cos थीटा का लोचा इतना खतरनाक है कि जिसको समझाना बड़ा कठिन हो जाता है ना। इसलिए यहाँ पे b cos थीटा लिया जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि लंबवत जो भी तीव्रता होगी वही फ्लक्स कहलाएगी। क्षैतिज भाई साहब हम ले रहे हैं क्योंकि ऊर्ध्वाधर जो है लंबवत नहीं है। यहाँ पे आपको ऐसा तल दिख रहा है, इसके लंबवत n है, तो लंबवत ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा उसी को लेकर हम चल सकते हैं। बाकी अन्य परिणामी तीव्रता को हम कोई मतलब नहीं है, उनको हमको छोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं? ठीक है। अब ये चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला वहीं से निकल कर आता है कि बच्चों लोग जो चुंबकीय फ्लक्स है जिसे फाई या फाई बी से दर्शाते हैं, ये बी ए मतलब चुंबकीय क्षेत्र कितना है और कितने एरिया से जा रहा है, कितने एरिया से जा रहा है। अब यहाँ पर b cos थीटा लिखने का तात्पर्य ये हो गया कि हमने जब प्यारे बच्चों थीटा कोण बनाते हुए रखा तो ये b cos थीटा निकल कर आया और हमारा एरिया तो a ही है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र बदलकर b cos थीटा हो गया। अब जो हमारा बी ए cos थीटा दिख रहा है तो इसको b डॉट ए में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है दो सदिश हैं, सदिशों का अदिश गुणनफल a डॉट b बराबर ए बी cos थीटा होता है। समझ रहे हो? a डॉट b बराबर ए बी cos थीटा हो, तो दो चीज यहाँ भी है b और a, तो b डॉट ए हो गया। ये चीज क्लियर हो गया और चुंबकीय फ्लक्स यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, या एक अदिश राशि है, इसे भी आप लोग समझ लें। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों ये जब हम सदिश का अदिश गुणनफल करते हैं तो हमें अदिश ही प्राप्त होता है। सदिश का अदिश गुणनफल ज्ञात करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है प्यारे बच्चों? अदिश ही प्राप्त होता है, इसलिए अदिश राशि है। अब आपको मैंने बताया ही था प्यारे बच्चों कि 0 डिग्री 90 डिग्री, इसको मैं प्रूव करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। यदि थीटा बराबर प्यारे बच्चों 0 डिग्री है तो आप ही देखो फाई बी बराबर वी ए cos 0, cos 0 का मान 1 आता है तो चुंबकीय फ्लक्स भी ए आ जाएगा। लेकिन थीटा बराबर यदि आ गया 90 डिग्री तो बताओ, आप ही बताओ फाई बी बराबर कितना होगा? वी ए cos 90, और cos 90 का मान सुन तो खत्म कहानी, वैल्यू ही खत्म हो जाती है, वैल्यू ही खत्म हो जाती है प्यारे बच्चों। तो यदि यहां पर देखो, यदि 0 डिग्री है तो अधिकतम मान आएगा। ठीक है, यदि 0 डिग्री है तो अधिकतम मान आएगा, यदि 90 डिग्री है तो न्यूनतम मान आएगा। इसको मैंने आपको बहुत बेहतरीन रूप से समझाया था कि ये आपका प्यारे बच्चों देखिएगा, ये आपका क्षेत्र सदिश है, तल के लंबवत है और इसी के समांतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो दोनों के बीच यदि 0 डिग्री है, ये मेरा एरिया वेक्टर है, क्षेत्र सदिश है, इससे जो चुंबकीय क्षेत्र है यदि 0 डिग्री पर है, ठीक है, मतलब तल के लंबवत हैं दोनों, भाई तल के लंबवत हैं लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हैं, तो वही फ्लक्स अधिकतम होगा। लेकिन यही यदि तल के समांतर हो जाए और अभिलंब के लंबवत हो जाए तो फिर प्यारे बच्चों अभिलंब के लंबवत में चुंबकीय फ्लक्स शून्य हो जाता है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा ही है कि ये मेरा यदि तल है, तल आपको दिख रहा है, इससे जो भी लंबवत गुजर रही हैं वही चुंबकीय फ्लक्स है। यदि ऐसा सो गया भाई साहब, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसी हैं, तल के समांतर हो गया, अभिलंब के लंबवत हो गया, तो फिर कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अतः जब चुंबकीय क्षेत्र तल के अभिलंब के अनुदिश अर्थात तल के लंबवत हो तो चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिकतम होता है। यही चीज समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे दोनों चीज बोल रहा है अभिलंब के अनुदिश है भाई साहब, तो मैं कह रहा हूं ये जो तल है इसका अभिलंब ये है, ऐसा समझ रहे हो? तो भाई साहब ये जो अभिलंब है वो चुंबकीय जो आपका अभिलंब है वो आपके तल का अभिलंब है और चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसा है बच्चों, समझ रहे हैं? तो ये जो तल है, तल से दोनों लंबवत हैं, तो ये कहलाएंगे ही भाई कि ये क्षेत्र सदिश था, ये मेरा चुंबकीय क्षेत्र था, तो दोनों अनुदिश ही कहलाएंगे, एक ही ओर जा रहे हैं क्योंकि तल के दोनों लंबवत हैं। समझ रहे हो? ये चीज है। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया, चुंबकीय फ्लक्स अपना खत्म हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो बच्चे लोगों। मैं कहता हूं कि यही नोट्स देता हूं, 100 रुपीज चार्ज रहता है ओनली, बेहतर रूप से हैंड रिटन नोट्स रहते हैं और प्रॉपर रूप से आप तैयारी कर सकते हैं। तो मेरा पर्सनल नंबर आप लिख लीजिए 9685299149। हाँ, 100 रुपये चार्ज है, जो कि बहुत ही कम कॉस्ट है, कुछ भी नहीं है, आप ले सकते हो और तैयारी कर सकते हैं।
अब चलिए बात करते हैं मात्रक की। तो इसके दो मात्रक होते हैं। एक मात्रक तो प्यारे बच्चों आपका वेबर हो गया, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर हो गया। क्या हो गया? वेबर हो गया। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर हो गया। और दूसरा है फाई वी बराबर कितना आपने पढ़ा? बी ए। और बी जो है टेस्ला है। क्या है? टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का टेस्ला। और ए क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का क्या हो जाता है? मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर हो गया, टेस्ला मीटर स्क्वायर हो गया। ये आपका चुंबकीय फ्लक्स है बी ए। बी क्या है आपका प्यारे बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। टेस्ला यानी चुंबकीय क्षेत्र, टेस्ला हो गया। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर हो गया। ओके, और मैंने आपको बता दिया वेबर है, टेस्ला मीटर स्क्वायर हो गया। दो मात्रा का आप लिख लो, काफी है। समझ में आ गया? आगे ये बोला कि मान लो चुंबकीय क्षेत्र का जो तीव्रता है 1 टेस्ला है, यानी चुंबकीय क्षेत्र 1 टेस्ला है और क्षेत्रफल भी 1 मीटर स्क्वायर हो गया। तो जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स कितना आएगा? यदि 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा। 1 गुणे 1 वेबर होता है। ठीक है, सिंपल है। यानी 1 वेबर, यदि हम बात करें कि 1 वेबर चुंबकीय फ्लक्स कब होगा? जब 1 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र होगा और एरिया जो होगा 1 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। एक चीज और आपको याद करना, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि 1 वेबर कितने मैक्सवेल के बराबर होता है? तो 1 वेबर जो होता है 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, लोग समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब थोड़ा सा कुछ मैं यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ, वो है आपका बीमी सूत्र। बीमी सूत्र कैसे निकालेंगे थोड़ा सा समझेंगे। कुछ चीज़ें आपको समझना जरूरी है बच्चा लोग। हो सकता है आप लोगों को सर गर्म होने लगा कि सर अब बहुत हो गया, बस करो। देखो फाई जो वी है बच्चा लोग, तो बी ए के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा आपने पढ़ा है F बराबर क्यू वी वी, है ना? F बराबर क्यू वी वी, ये V है ना। F बराबर जब आवेश है चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो F बराबर क्यू वी वी। यहां से B का मान निकाल सकते हो, कितना आएगा बच्चे लोग? F बटा क्यू वी। सही है, तो फाई वी बराबर कितना हो जाएगा? F बटा क्यू वी। और आपका ये A है तो A रहने दो। ठीक, अब यहां से आप चुंबकीय फ्लक्स का आप बीमी सूत्र निकाल सकते हो। कैसे? बल का होता है भाई साहब एम एल टी पावर -2, ये बल का होता है। क्षेत्रफल का आपका मीटर स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर। आवेश का धारा गुणे समय, तो ए का और टी का हो जाएगा। और वेग का होता है दूरी बटा समय, तो एल टी पावर -1। इसको कैलकुलेशन करो, एक एल से एल कट जाएगा। सही है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो बच्चे लोग, m कितना है? सिंगल m है। ठीक है, l कितने हैं? तो 2 l है। t कितना है बच्चे लोग? तो ये -1 है, तो +1 से खत्म, तो यहाँ पर t पावर -2 ही बचेगा। और a जो है ऊपर जा करके 1 पावर -1 बचेगा। ये इसका बीमी सूत्र आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है बीमी सूत्र निकालने के लिए। मैं बता दिया कहाँ से आ गया भाई साहब। F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा होता है। साइन थीटा बीमाहीन राशि है तो लेने की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए आप लोग परेशान भी मत होना। ओके, समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों। और इतना ही तो मुझे कराना था, कुछ और तो कराने नहीं था। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।